गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गर्मी की छुट्टियां मनाने मुनमुन अपनी नानी के घर गई। मुनमुन स्वभाव से बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। एक दिन की बात है, क्या मेरी प्यारी सी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ। नहीं, मुझे ये बेमतलब के खिलौने नहीं चाहिए। एक बार देखो तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये सब बेकार से खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए मुनमुन ने सारे खिलौने उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। ये देख उसकी नानी को बहुत बुरा लगा, पर आप तो जानते ही हैं नानी कैसी होती है। वो अपनी नातिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। चुनमुन की नानी ने स्टोर रूम में जाकर पुरानी सी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। तब उन्हें अलमारी के कोने में लकड़ी की बनी हुई परी मिली। वो चुनमुन को दिखाते हुए बोली, देखो चुनमुन, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। सही कहा तुमने। और देखो, इसके पास इसके जादुई छड़ी भी है। जादुई छड़ी? क्या सच में? अगर ऐसी बात है, मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहते हुए चुनमुन ने लकड़ी की परी को अपने कमरे में ले गई और उसके साथ खेलने लगी और लकड़ी की परी से बोली, लकड़ी की परी, अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ ना। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तुम भी बेकार का खिलौना हो, तुम मेरे किसी काम की नहीं। ऐसा कहकर चुनमुन ने उस लकड़ी की परी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रात का समय हो चुका था। चुनमुन अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकला, उस चांद की रोशनी जैसे ही उस लकड़ी की परी पर पड़ी, तब उस लकड़ी की परी में हलचल होने लगी। ओह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहाँ गई? जल्दी अपनी छड़ी ढूंढनी होगी। अरे हाँ, याद आया, छड़ी तो चुनमुन के कमरे में है। मुझे जल्दी से उस कमरे में पहुँचना होगा। फिर छोटी सी परी खिड़की के रास्ते जल्दी से चुनमुन के कमरे में पहुँची। उसे अपनी जादुई छड़ी टेबल पर रखी हुई दिखाई दी। वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी उस टेबल पर जैसे ही पहुँची, तब अचानक चुनमुन की नींद खुल गई। क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देख परी घबरा गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन छोटी होने की वजह से वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाई और चुनमुन ने उसे अपने हाथों पर उठा लिया। प्लीज मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम मेरा खिलौना हो। पर तुमने तो मुझे फेंक दिया था ना। हाँ तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ अपने खिलौने के साथ। तुम एक बहुत ही बुरी और जिद्दी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। सूरज उगने से पहले मुझे गुलाबी जादूगरनी के महल पर पहुंचना होगा, जो समुद्र के उस पार है। नहीं तो वो मेरे परिलोक को बर्बाद कर देगी। गुलाबी जादूगरनी? मैं परिलोक की राजकुमारी हूँ, कोई खिलौना नहीं। गुलाबी जादूगरनी ने मुझे श्राप देकर मुझे लकड़ी की परी में बदल दिया। क्या कहा? तुम परिलोक की राजकुमारी हो? लकड़ी की परी ने चुनमुन को सारी बात बताते हुए बोली, गुलाबी जादूगरनी मेरा रूप लेकर परिलोक में मेरी रानी माँ के साथ रह रही है। कुछ दिनों बाद उसे रानी माँ उसे परिलोक की रानी बना देगी। फिर उसे अपना जादुई मणि सौंप देगी, जिसे पाकर वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये बात परिलोक में किसी को नहीं पता, लेकिन उस गुलाबी दुष्ट जादूगरनी की एक नेक और दरिया दिल जादूगरनी बहन है। उससे मेरा ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने मुझे बताया, पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ेगी, तब मुझ में प्राण आ जाएंगे। और उन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी बताया है कि वो दुष्ट जादूगरनी की हवेली समुद्र के बीचों बीच है। उस हवेली के अंदर जादूगरनी ने कांच के शीशे में अपना दिल रखा हुआ है। मुझे वो दिल नष्ट करना होगा, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और फिर उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ये सब मुझे सूरज निकलने से पहले करना होगा, तभी मैं अपनी असली रूप में आ पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। सुबह होने से पहले मुझे जादूगरनी की हवेली तक पहुंचना है। चुनमुन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन वो जगह खतरे से खाली नहीं है।
नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा, चलो चले। मेरी जादुई छड़ी तो दो। फिर चुनमुन ने जादुई छड़ी परी को दे दी। फिर परी उसे अपने साथ उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच जादूगरनी की हवेली थी। समुद्र के पानी का बहाव बहुत ही तेज था। अचानक से बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देख परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है। समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं और मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें बारिश में उड़ा सकूं। अब हम क्या करें? समय बीतता जा रहा है। तब अचानक चुनमुन की नजर समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी, डोंट वरी, वो देखो नाव, हम जल्दी ही हवेली पर पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से नाव पर बैठो। आइडिया बुरा नहीं है, पर तुम्हें नाव चलाना आता है? मैं ऑलराउंडर हूँ, जल्दी से बैठ जाओ। उसके बाद चुनमुन और परी नाव में बैठ गए। चुनमुन ने तूफानी बारिश में बड़ी ही बहादुरी से परी को समुद्र के बीचों बीच उस हवेली तक ले गई। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्होंने वहाँ एक भयानक बड़े दांतों वाला राक्षस को देखा। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला किया, तब चुनमुन बीच में आ गई और उसने राक्षस के सिर पर वार किया। लड़की, तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। रुक, पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाता हूँ। तब परी ने जादुई छड़ी घुमाई और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। चुनमुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों ने मिलकर उस गुलाबी जादूगरनी का दिल ढूंढ निकाला। परी ने फौरन अपनी जादुई छड़ी से जादूगरनी के दिल को नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में वापस आ गई। थैंक यू चुनमुन, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अगले दिन जब सूरज निकला, चुनमुन ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या? मैं तो हवेली पर थी परी के साथ, फिर यहाँ कैसे? कब? क्या मैं सपना देख रही थी? इतने में वहाँ चुनमुन की नानी आई और बोली, चुनमुन मेरी बच्ची, तुम उठ गई। चुनमुन तुरंत ही बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए नानी के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। नानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया और आपके दिए हुए सारे खिलौने भी फेंक दिए। अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से मुँह हाथ धो लो। उस दिन के बाद से चुनमुन का जिद्दी और अड़ियल स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। अब वो सभी खिलौने बड़े प्यार से संभाल कर रखने लगी। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती, और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती, और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थीं। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये है शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी
वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट, सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन सजा देते हैं, लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं हैं, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं, तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है, दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियां हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा? हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो। अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थीं,
तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं। और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है। और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं। इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है। हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है। इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी। तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से वो लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई 3 बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।